नमस्कार। तो पंडित नेहरू की आज पुण्यतिथि है, पूरा देश याद कर रहा है। किस रूप में आज उनको याद किया जाए? मैं समझता हूँ पूरा देश नमन कर रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिनकी दूरदृष्टि ने देश को एक ऐसी व्यवस्था दी जिस कारण से आज हम देश में लोकतंत्र को जीवित रख पा रहे हैं। ऐसी योजनाएं बनाई कि वो देश जिसमें कभी सुई भी नहीं बनती थी, वो देश सारी दुनिया के सामने एक ताकत बनकर, औद्योगिक ताकत, आर्थिक ताकत, सामरिक ताकत और इन सब से ऊपर एक नैतिक ताकत बनकर जिस देश ने अपने आप को खड़ा किया, ऐसी नीति, ऐसी योजनाएं, ऐसे कार्यक्रम देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को पूरा देश नमन कर रहा है। हम सब नमन करते हैं। मैं उन्हें अपने मन के अंतःस्थल से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और यही नहीं, पूरे देश को जो व्यवस्था उन्होंने दी कि देश में किसी भी तरीके का कोई फौजी दखल सियासत में नहीं हो सकता, इस तरीके से देश की सेनाओं की और उनके आंतरिक संरचना है, उस आंतरिक संरचना का इस तरीके से उन्होंने निर्माण किया, निर्धारण किया कि देश में लोकतंत्र को किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं हो सकता। आज क्या अंतर है पाकिस्तान में और भारत में? अंतर एक है। पाकिस्तान को हम नरक कहें तो क्यों है नरक? इसलिए कि वहाँ लोकतंत्र कायम नहीं। वहाँ फौज जब चाहती है सियासत में दखल दे देती है, राजनीति को नेस्तनाबूद कर देती है, लोकतंत्र को नेस्तनाबूद कर देती है। लेकिन भारत, जहाँ जैसा मैंने कहा कि ऐसी संरचना है आंतरिक सेनाओं की कि किसी भी प्रकार का फौजी दखल देश के लोकतंत्र में नहीं हो सकता। ये देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, इसने देश में लोकतंत्र को बचाया। तो ऐसे दूरदृष्टा, ऐसे महान नेता को मैं नमन करता हूँ और उम्मीद करके चलता हूँ कि उनके द्वारा जिन संस्थाओं का, ये कहना चाहिए कि पूरे एक औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र में जिसने एक नई परंपरा डाली, जॉइंट सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की, जिनके कारण देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। तो ऐसे संस्थाओं को, चाहे आईआईएम की बात हो, आईआईटी की बात हो, ऐसी संस्थाएं, चाहे एम्स की बात हो, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदृष्टि की वजह से हमारे देश को मिल पाई। मैं ऐसे महान नेता को नमन करता हूं और उम्मीद करके चलता हूं कि आने वाले समय में जो संस्थाएं बची हुई हैं, जो हमारी कंपनियां बची हुई हैं, उन कंपनियों को हमारा देश सहेज कर रख पाएगा और देश के लोगों की सेवा में वो कंपनियां काम करती रहें। जी, जयपुर में कई जगह पर अब विवाद देख रहे हैं वैक्सीन को लेकर। एक दिन पहले भी आदर्श नगर में रफीक खान और अशोक करनानी के बीच में विवाद दिखा। ये जो संकट वैक्सीन का है और राजधानी प्रभावित हो रही है। देखिए, पूरे देश में संकट है वैक्सीन का। कुछ ऐसी जगह हैं जहां मैं बात कहूँगा तो राजनीति की बात कहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, मैंने आज ही अखबार में पढ़ा। आप तमिलनाडु की स्थिति देखिए वैक्सीन के बारे में, और राजस्थान को कितना वैक्सीन मिला वो देखिए। वैक्सीन की राजस्थान जैसे अनेक राज्यों में कमी। पूरा जैसा केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने राज्यों को एकदम जैसे लावारिस छोड़ देते हैं वैसे छोड़ने की घोषणा कर दी कि 18+ के लोगों के लिए राज्य अपने आप वैक्सीन की व्यवस्था करें। कैसे करेंगे? हमारे यहाँ पे वैक्सीन का इतना निर्माण नहीं। ग्लोबल टेंडर राज्य करें तो कई तरह की दुविधाएं, और जो सामने भी आई है, हम आपत्ति कर रहे हैं यहाँ पे कि फला निजी अस्पताल, फला आदमी 3000 के इंजेक्शन को 4000 में बेच रहा है, 3000 के इंजेक्शन को 30,000 में बेच रहा है। कंपनियों ने जो दरें दी हैं उसको कौन देखेगा? केंद्र सरकार को 150 रुपये में इंजेक्शन, राज्य सरकारों को 300 रुपये में इंजेक्शन, और जब राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर करती है तो 900 से 1000, 1100 रुपये का इंजेक्शन।
ये कितनी बड़ी लूट की एक साजिश है। मेरी मांग है केंद्र सरकार, जैसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी मांग की है, मैं उनकी मांग में का समर्थन करता हूं। केंद्र सरकार खुद ग्लोबल टेंडर करके और राज्यों को ये वैक्सीन उपलब्ध कराए, नहीं तो जिस तरीके की लूट मचेगी हम सोच नहीं सकते। लोग बिना वैक्सीन के परेशान होंगे। इसलिए ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये बातें इसलिए उठ रही हैं कि वैक्सीन की कमी। अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हो तो किसी को कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत रैशनल तरीके से जयपुर में वैक्सीनेशन हो रहा है। उसमें कोई कमी है तो प्रतिपक्ष को सुझाव दे, समझ में आती है बात, लेकिन उसको मुद्दा बना के राजनीति करें, ये बात ठीक नहीं है। आमतौर पर वैक्सीनेशन में ये कोई एक दो शिकायतें जो आप बता रहे हैं आई हैं, वो भी मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ी, लेकिन और चैनल्स के माध्यम से देखी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ जयपुर में बहुत हद तक बहुत अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है। इससे DRDO के द्वारा जो प्लांट्स लगने वाले हैं ऑक्सीजन के, तो सीएम साहब ने प्रयास किए तो राज्य में 9 और प्लांट्स बढ़ गए और पहला प्लांट जो है आपके क्षेत्र में लगने वाला है, आप प्रयास भी कर रहे हैं उसके लिए। गणगौरी अस्पताल में वो पहला प्लांट लगेगा, उसका ढांचा बन चुका है। ढांचे की फ़ोटो आज DRDO में चली जाएंगी। DRDO उसके बाद वहाँ से वो प्लांट भेजेगा, वो प्लांट एस्टेब्लिश होगा। 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन जनरेशन होगा और एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से जयपुर में एक आधी कोई इस तरह का प्लांट हो तो हो, या इससे कोई इसके आसपास हो, ऐसे बड़ा हो, अन्यथा ये सबसे बड़े प्लांट में से एक होगा। और गणगौरी बाजार अस्पताल ही नहीं, जितने गणगौरी बाजार अस्पताल के विस्तार होने के बाद भी जो आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करने के बाद भी यहाँ सरप्लस ऑक्सीजन बचेगा, जो हम दूसरी जगहों पर भी दे पाएंगे। तो मैं DRDO का आभारी हूँ, मैं नेशनल हेल्थ मिशन का आभारी हूँ, जिन्होंने रुचि लेकर इस हमारे प्लांट का आगे बढ़ाया है। और अगर सब ठीक रहा तो 5-4 दिन में प्लांट स्थापित हो जाएगा। उसके बाद ये इसका लोकार्पण होगा, ये जनता को समर्पित किया जाएगा। पहले 15 प्लांट केवल दिए थे DRDO ने, बाद में सीएम साहब ने बात की केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी से, उसके बाद 9 और मिलेंगे, तो और संभावना है आगे और मिलेंगे? मेरी जानकारी में नहीं है कि आगे क्या स्थिति है, लेकिन 9 प्लांट और दिए। हम केंद्र सरकार का और राजनाथ सिंह जी का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने 9 प्लांट और दिए, और ये आग्रह करते हैं कि जब कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से कोई मांग हो तो उस पर इसी तरीके से वो निर्णय लेकर राजस्थान की जनता को की समस्याओं का समाधान करें।